तो ये एक ऐसा सवाल है जिससे क्लास 10 के प्रत्येक बच्चा जो है भयभीत रहता है, लेकिन आप डरे नहीं, बेखौफ होके इसको हम लोग जो है सिद्ध करते हैं बिल्कुल आसान से शब्दों में जो है समझते हुए। तो यहाँ पे कह रहा क्या कि सिद्ध कीजिए कि √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। इसका पिछले वीडियो अगर आपने देखा है √2 के लिए, तो आप √3 के लिए आसानी से सिद्ध कर सकते हैं, और √5 के लिए, या फिर जो है √7। आपको एक ही जानना है, एक जानते हैं तो बस उसके अंकों को जो है बदलते चले जाना है। खैर यहाँ पे देखिए कैसे सिद्ध करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लेके बढ़ते हैं। सारा नियम कानून हमको पता है, तो सबसे पहले मानते हैं, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है ना, अपोजिट मानते हैं, परिमेय संख्या है। अब जैसे ही मान लिए कि √3 जो है एक परिमेय संख्या है, तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं, इसलिए √3 बराबर बोल सकते हैं P/Q, है ना। P/Q, जहां P और Q के बारे में चर्चा करना है, जहां P Q पूर्णांक है, पूर्णांक है, तथा Q नॉट इक्वल टू 0। और एक लाइन और जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, इस यहाँ पे इस जगह पे, और P तथा Q में P तथा Q में एक के अलावे कोई दूसरी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है। ये लाइन तो निहायत जरूरी है। हाँ, कोई दूसरी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, इसका मतलब तो समझ ही गए होंगे कि P और Q में जो है एक के अलावा कोई दूसरी संख्या उभयनिष्ठ है, मतलब कि को प्राइम नंबर है। P और Q क्या है? ये को प्राइम सह अभाज्य संख्या, और सह अभाज्य उसी को बोलते हैं जिसमें एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन नहीं होता। इतना करने के बाद अब दोनों ओर वर्ग करते हैं, ठीक है ना। दोनों तरफ वर्ग करने पर, ये लाइन आपको मस्ट जरूरी है कि लिखना ही लिखना है, साथ ही साथ इसको इधर ही लिखना है, इसके नीचे नहीं लेके आना है। अब दोनों तरफ अगर वर्ग करते हैं तो क्या मिलेगा? √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू P/Q का होल स्क्वायर, या यहां से आ गया क्या? 3 इक्वल टू P²/Q²। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा? P² बराबर आ गया 3Q²। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब देखिए आपको एक चीज समझाएं क्या, कि अगर कोई संख्या है, ठीक है, क्या बोले कि अगर कोई संख्या जैसे कि मान लेते हैं 4 है, और इसका स्क्वायर यानी कि 16, अगर ये संख्या 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो वर्ग आएगा वो संख्या भी जो है 2 से विभाजित होगा। या फिर ऐसे समझिए कि कोई संख्या है, अगर वो संख्या जो है जैसे 9 जो है 3 से विभाजित है, इसका मतलब ये हुआ कि 9 का स्क्वायर जो है ये भी जो है 3 से क्या होगा? विभाजित होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या आया, एक नंबर आ गया P² = 3Q²। इसका मतलब ये हो गया कि यहां से देखने के बाद साफ पता चल रहा है कि P² जो है 3 से विभाजित हो रहा है, क्योंकि ये गुणनखंड के रूप में आया है ना, 3 × Q² गुणनखंड के रूप में आया। और अगर कोई संख्या है
और उसका जो भी गुणनखंड होगा इन सभी से जो है ये संख्या क्या होगा, विभाजित होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 3 से जो है पी स्क्वायर हमारा क्या है, विभाजित है। तो इस चीज को यहाँ पे लिखना है, वो क्या लिखेंगे, क्योंकि देखिए इसको लिखना है, इसमें केवल लिखने वाला ही काम है। अगर आप लिख लिए एक पेज तो समझिए नंबर आपका जो है बुक हो गया। क्योंकि पी स्क्वायर 3 से विभाजित है, अतः पी भी 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। यही वाला नियम बताया आपको, ये वाला कि अगर कोई संख्या उसका स्क्वायर है, अगर उस संख्या से विभाजित हो रहा है, किसी संख्या का स्क्वायर एक संख्या से विभाजित हो रहा है, तो वो संख्या भी जो है उस अंक से जो है विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगला स्टेप क्या करना है, अब आधा रास्ता हम लोग जो है सफर कर लिए हैं, अब बाकी का जो आधा तो और भी आसान हो गया है। समीकरण 1 को आप याद कीजिए, समीकरण 1 क्या था, पी स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर। अब इसके आगे की कहानी जो है पुनः लेके चलेंगे, पुनः माना कि अब आगे क्या मानना है, देखिए p भी रहेगा और 3 भी रहेगा। ठीक है, ये q वाला जो लेटर है ये चेंज हो जाएगा, आप चाहे तो r कर दीजिए, a कर दीजिए या फिर कुछ और कर दीजिए, लेकिन कुछ हट के। ठीक है, तो हम मान लेते हैं क्या कि माना p बराबर 3r, जहां r क्या है भाई साहब, जहां r एक पूर्णांक, ठीक है, और कोई नई बात नहीं, पूर्णांक है। ठीक है, अब देखिए ये जो नया स्टेप माने इसको आगे लेके बढ़ते हैं और दोनों तरफ वर्ग करते हैं, दोनों और वर्ग करने पर क्या होगा, पी स्क्वायर बराबर 3r का होल स्क्वायर, या पी स्क्वायर इक्वल टू 9r स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे साफ दिख रहा है क्या, 9r स्क्वायर। अब साफ दिख रहा है क्या कि पी स्क्वायर का मान जो है समीकरण 1 में था, है ना, पी स्क्वायर का मान साफ दिख रहा है समीकरण 1 में कितना है, 3q स्क्वायर। तो यहाँ पे रख देते हैं, इसको ऐसे लेके चलते हैं, या ये हो गया 3q स्क्वायर इक्वल टू 9r स्क्वायर। कहां से आया ये आया समीकरण 1 से, पेज के ऊपर में देख लो समीकरण 1 मेंशन किए। अब साफ दिख रहा है यहाँ से 3 से जो है 9 तो कट गया, या इसलिए यहाँ पे हो गया क्या, फाइनल स्टेप q स्क्वायर इक्वल टू 3r स्क्वायर। अब फिर से जो है वही वाली स्थिति आ गई, क्या कि ये q जो है, q स्क्वायर जो है ये 3 से विभाजित है, और अगर किसी संख्या का स्क्वायर किसी अंक से विभाजित है तो वो संख्या भी जो है उस अंक से जो है विभाजित होगा। मतलब ये चूंकि ये लिखने जा रहा है, देखिए क्या, 3 से q स्क्वायर विभाजित है, बिल्कुल है, गुणनखंड है तो विभाजित होगा ही, है ना। 3 से जो है ये q स्क्वायर क्या होगा, विभाजित होगा। इसलिए हम बोल सकते हैं, इसलिए 3 से q भी विभाजित होगा। अगर किसी संख्या का वर्ग किसी अंक से विभाजित है तो उसका जो स्क्वायर निकलेगा, स्क्वायर रूट, वो भी विभाजित होगा। मतलब इसको फिर से आप समझिए, बहुत बड़ा जो है नियम है
कि अगर 4 से 16 विभाजित है तो इसका मतलब हो गया कि 4 से जो है इसका जो रूट निकलेगा ये भी विभाजित होगा। बस वही चीज को लिखें। अब साफ पता चल रहा है इस समीकरण 1 को अगर ध्यान से देखिए तो वहां p भी कट रहा था 3 से, और यहाँ q जो है 3 से कट रहा है। मतलब 3 एक ऐसा नंबर निकल के आया जो दोनों को काट रहा है, p और q को। लेकिन पहले स्टेप में हम लोग लिखे हैं क्या कि p और q में जो है कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है एक के अलावे, लेकिन यहाँ पे निकल के आया 3 जो दोनों को काट रहा है। इसका मतलब तो समझ ही गए क्या करना है। तो इन दोनों चीजों का अध्ययन करने के बाद साफ पता चल रहा है कि क्या लिखे हैं, चूंकि इसलिए इस प्रकार P और Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। ठीक है, लेकिन हमने माना था कि एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं है। यही ना माने थे स्टार्टिंग में, यही लाइन लिखे थे कि एक के अलावा जो है कोई नहीं है। इस तरह से हमारी मान्यता ही क्या हो गई, गलत हो गई। अतः हमारी मान्यता गलत थी कि √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये मान्यता जो माने थे वो बिल्कुल हमारा क्या हो गया, बेबुनियाद है, गलत हो गया। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया सी। तो इस तरह से केवल लिखावटें हैं, इसमें कोई फार्मूला नहीं, बिल्कुल आसान तरीका से जो आप नंबर अर्जित कर सकते हैं। तो बस केवल लिखते चलिए, है ना। √2 हो, √3 हो या √5 हो, इन तीनों में जो है केवल क्या है, लिखना ही पड़ता है, कम से कम एक पेज लिखना होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जो इससे भी इजी होगा और परीक्षा में तो आता ही आता है। तब तक के लिए